Good morning, students. Today I will start the second chapter of history, which is New Kings and Kingdoms. Many new dynasties emerged after the 17th century. 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 17th and 12th centuries. मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज. नए राजवंशों का उदय. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे. Existing kings often acknowledge them as their subordinates or सामंताज. राजा प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे. They were accepted to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts and provide them with military support. उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to the Mahasamanta, the great lord of a circle or region. अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी आदि घोषित कर देते थे. And so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे. One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan. इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था. Initially they were subordinate to the Chalukyas
ऑफ कर्नाटका। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। इन द मिड 8th century, दांती दुर्ग, a राष्ट्रकूट chief over this Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। इंटरली द गोल्डन बॉम्ब, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, when the ritual was performed with the help of Brahmins, it was too late to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth. जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। इन अदर केसेस men from enterprising families used their military skills to carve out kingdoms. कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब, मयूर समण एंड द गुर्जर प्रतिहारी Harishchandra were Brahmins who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. मिसाल के तौर पर कदम, मयूर समण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक किए। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, राज्यों में प्रशासन। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज यानी ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी लॉर्ड ऑफ द थ्री
वर्ड्स त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीन भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, एंड सो ऑन. हाउएवर, इन spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmans, जिन्होंने अपने परंपरागत भारी भरकम उपाधियां धारण की, और इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसानों किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे. In each of these states, resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produce इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था, और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था. राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था. 400 taxes, 400 कर. The inscriptions of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं. The most frequently mentioned tax is VAT taken not in case out in the form of forced labor and कदमाई और लैंड रेवेन्यू. सबसे अधिक उल्लेखित कर हैं बेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे. देयर वर आल्सो टैक्सेज ऑन दैचिंग the house, the use of ladder to climb palm trees, a case on succession to family property, etc.
मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर आदि का भी उल्लेख मिलता है। आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टुडे? क्या आज इसमें से कोई कर वसूले जाते हैं? These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। They were also used to fight wars which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी। This was true about the army as well. In many cases, close relative of the king held these positions. और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्ति contain details that may not be literally true. प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते। But they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट, यानी नागभट्ट की उपलब्धियां। Many rulers describe their achievement in prasastis. You read about the prasasti of the Gupta rulers Samudragupta last year.
कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है और आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट ऑफ नागभट्ट ए प्रतिहारी किंग एज फॉलोज। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। द किंग्स ऑफ आंध्र सैंधव यानी सिंध, भद्रभा यानी विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन as he was prince। आंध्र सैंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। He won a victory over चक्रयुद्ध the ruler of कन्नौज। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया यानी जीत लिया। He defeated the king of Bang, part of Bengal, Anarth, part of Gujarat, Malwa, part of Madhya Pradesh, किरात यानी कि बनवासी, फॉरेस्ट पीपल्स, तुर्क्स, वत्स, मत्स्य, बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। उन्होंने बंग बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात बनवासी, तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। किंग्स ऑफन रिवार्ड ब्राह्मण्स बाई ग्रांट ऑफ लैंड। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। थैंक यू।